जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। दोस्तों एक एसोसिएशन है जो दिल्ली में अक्टूबर में 8 सीपीसी पर आंदोलन करेगी। सरकार के सामने इन्होंने कुछ मांग उठाई है 8 सीपीसी को लेकर। 8 सीपीसी का जल्द से जल्द गठन किया जाए, तो इसको लेकर एक एसोसिएशन आंदोलन करेगी दिल्ली में। कौन सी एसोसिएशन है, क्यों करेगी आंदोलन और क्या मकसद है, पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 8 सीपीसी के फिट एंड फैक्टर के बारे में। प्रोजेक्टेड फिट एंड फैक्टर फॉर द 8 सीपीसी। दोस्तों अलग अलग कंपनी है, अलग अलग फर्म है जो बता रही है 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर, यानी कितना फिटमेंट फैक्टर भारत सरकार आपको दे सकती है। और दोस्तों ये अलग अलग कंपनी है, अलग अलग फर्म है जिन्होंने फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताया। तो दोस्तों इनकी रिपोर्ट भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग में क्या पूरी होगी 39 साल पुरानी डिमांड। जी हां दोस्तों, 39 साल पुरानी डिमांड है 8 सीपीसी पर। तो दोस्तों क्या 39 इयर्स पुरानी डिमांड पूरी होगी 8 सीपीसी पर? कौन सी पुरानी डिमांड है जो 8 सीपीसी में पूरी होगी? क्या है पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक एडवाइजरी, एक ऑर्डर जारी करा गया है। जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर्स हैं जो इस पर्च पे माइग्रेटेड हैं। इस पर्च के पेंशनर्स अपना डेटा करेक्शन करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल अपडेट करना चाहते हैं इस पर्च पे, और साथ ही साथ जो उनके नॉमिनी हैं उनकी डिटेल भी अपडेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक गाइडलाइन जारी करी है आपके लिए कि कैसे आप अपनी पर्सनल डिटेल या फिर नॉमिनी की पर्सनल डिटेल अपडेट कर सकते हैं इस पर्च पे, क्या तरीके हैं उसके। तो दोस्तों एक इन्होंने एडवाइजरी जारी करी है आपके लिए, इस पर्च पेंशनर्स के लिए। पूरी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक नहीं पहुंच पा रही सही समय पर। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर पहली बार वीडियो देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ ऑथेंटिक ही जानकारियां मिलेंगी, जो रिलायबल सोर्स हैं उसके थ्रू ही जानकारियां मिलेगी। तो सारी जानकारी आप पाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के एक भी पैसे आपको नहीं देने। तो दोस्तों जो ये परसेंटेज है 34% का, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों इस परसेंटेज को बढ़ाकर 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है 8वें वेतन आयोग के बारे में। नेशनल पेंशनर्स एसोसिएशन ने उठाई 8वें वेतन आयोग की मांग, दिल्ली में करेंगे रैली। जी हां दोस्तों, एक एसोसिएशन है जिसका नाम है नेशनल पेंशनर्स एसोसिएशन। इन्होंने एक मांग उठाई है सरकार के सामने 8 सीपीसी को लेकर। क्या लिखा है, लखनऊ में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन ने 8वें वेतन आयोग और महंगाई राहत जैसे मुद्दों पर सेमिनार किया है। जी हां दोस्तों, मीटिंग करी है मांगों को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर और 8 सीपीसी को लेकर। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी परेशानियां साझा करी मीटिंग में। राष्ट्रीय महासचिव ने केंद्र सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया और 10 अक्टूबर को दिल्ली में रैली का आह्वान किया है। जी हां दोस्तों, जो ये एसोसिएशन है इन्होंने कहा है कि हम 10 अक्टूबर को दिल्ली में रैली करेंगे सरकार के सामने, क्योंकि सरकार ने अभी तक 8 सीपीसी पर कुछ नहीं किया। बहुत ही धीरे तरीके से सरकार चल रही है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ 8 सीपीसी पे। ना ही टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे, ना ही अध्यक्षों की नियुक्ति करी और ना ही अंडर सेक्रेटरी की नियुक्ति करी।
तो दोस्तों सरकार जल्द से जल्द काम करे, जल्द से जल्द 8 सीपीसी का गठन करे। तो उसको लेकर दोस्तों दिल्ली में एक रैली होगी या फिर एक आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। जी हां दोस्तों, आगे आने वाले महीनों में विरोध प्रदर्शन होगा 8 सीपीसी पर सरकार के सामने, ताकि सरकार जल्द से जल्द काम करे। लखनऊ न्यूज में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट। 10 अक्टूबर को दिल्ली में एक आंदोलन होगा, एक रैली होगी सरकार के खिलाफ। 10 अक्टूबर को दिल्ली में देश भर के कर्मचारियों की रैली होगी, जिसमें इस मुद्दे को उठाया जाएगा। हरिकिशोर तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में केंद्रीय कर्मचारी संगठन व पेंशनर्स संगठनों के साथ मिलकर चरणबद्ध तरीके से विरोध किया जाएगा। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने विरोध प्रदर्शन करना है। अब बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही 8 सीपीसी पे। कितना टाइम हो गया है, 8 महीने बीतने को हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं, अभी तक सरकार की कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो दोस्तों सरकार जल्द से जल्द रिपोर्ट जारी करे, अध्यक्षों की नियुक्ति करे, टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे। इसको लेकर दिल्ली में एक रैली होगी, आंदोलन होगा। तो दोस्तों क्या आप इस जानकारी से सहमत हैं? क्या यह आंदोलन होना चाहिए, विरोध प्रदर्शन होना चाहिए 8 सीपीसी को लेकर? अगर हां तो कमेंट करिए, अगर ना तब भी कमेंट करिए, अपनी राय जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अलग अलग रिपोर्ट है, अलग अलग फर्म की, अलग अलग कंपनियों की। दोस्तों यहां पर सबसे पहले कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने बताया कि सरकार फिटमेंट फैक्टर दे सकती है 1.80 इन्होंने बताया है, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने। फिर दोस्तों एम्बिट कैपिटल ने बताया अप टू 2.46 यानी 2.46 तक आपका फिटमेंट फैक्टर जा सकता है 8 सीपीसी का, यह बताया एम्बिट कैपिटल ने। फिर दोस्तों एक और रिपोर्ट है, और यह रिपोर्ट है वाजीराम एंड रवि एस्टिमेट की। इन्होंने बताया है 2.28 तक फिटमेंट फैक्टर आपको मिल सकता है। फिर दोस्तों जर्नल प्रोजेक्शन की रिपोर्ट है, इन्होंने बताया 1.92 से 2.86 के बीच में फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। साथ ही साथ जो वित्त सचिव हैं उन्होंने बताया था 1.92 से 2.08 के बीच में आपको मिल सकता है। फिर दोस्तों जो मीडिया रिपोर्ट है वो बता रही है 3.00 और 3.68 के बीच में। हालांकि दोस्तों जो मीडिया रिपोर्ट है ये गलत जानकारी दे रही है। भारत सरकार 3 या फिर 3.68 इतना थोड़ी फिटमेंट फैक्टर देगी, ये पता नहीं किस हिसाब से बता रहे हैं। तो इनकी रिपोर्ट को तो मैं यहां पे गलत मानता हूं। और दोस्तों कोई रिपोर्ट है और नीचे कोई रिपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों जो मेरी रिपोर्ट है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट तो बता दी, अब जरा मेरी रिपोर्ट भी आप सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं आपका फिटमेंट फैक्टर 1.86 से 2.40 के बीच में हो सकता है। ये मेरी रिपोर्ट है, 1.86 से 2.40 के बीच में। तो दोस्तों ये अलग अलग रिपोर्ट है, इन्होंने बताया अलग अलग फिटमेंट फैक्टर, और इसमें से कोई एक ही फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा, कोई एक। बाकी दोस्तों आप अपनी रिपोर्ट भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना फिटमेंट फैक्टर आपको दे सकती है। और दोस्तों इनमें से जो भी रिपोर्ट बताई गई है, आप इसमें से कौन सी रिपोर्ट को सही मानते हैं या फिर लाइकली मानते हैं, टेंटेटिवली मानते हैं कि सरकार इसी के आसपास फिटमेंट फैक्टर देगी? जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपको अपनी रिपोर्ट बता दी, 1.86 से 2.40 के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर रह सकता है 8 सीपीसी का। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 8वें वेतन आयोग में क्या पूरी होगी 39 साल पुरानी डिमांड? कोर्ट पहुंचा केस, देखे क्या है पूरा माजरा। जी हां दोस्तों 39 ईयर्स पुरानी डिमांड है कम्यूटेशन की। जो कम्यूटेशन का पीरियड है उसे 15 साल से घटाकर 12 साल या फिर 10 साल किया जाए। और दोस्तों कम्यूटेशन के पीरियड को कम कराने के लिए बहुत से कोर्ट केस हुए हैं कैट में या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी स्टे लगा रखा है। दिल्ली हाई कोर्ट को लगता है कि जो ये मामला है ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये मामला पे कमीशन सॉल्व करेगा या फिर भारत सरकार सॉल्व करेगी।
इसलिए मामला अभी अटका रखा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो दोस्तों ये जो डिमांड है ये कोई अभी की डिमांड नहीं है, 5वें पे कमीशन से ये डिमांड चली है कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो कम होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट दर बाय दर कम होता जा रहा है। तो दोस्तों यही डिमांड है 39 ईयर्स पुरानी कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है उसे कम कर दिया जाए। और दोस्तों इसी पर कई कोर्ट केस हुए भी हैं और वो अभी पेंडिंग में है, लेकिन सरकार का कहना है कि अभी पीरियड है 15 साल का और अभी हम 15 साल में ही आपकी कम्यूटेशन की रिकवरी चलाएंगे 15 साल तक, और उसके बाद फुल पेंशन देंगे। तो गवर्नमेंट का कहना है 15 साल का ही पीरियड अभी वैलिड है, अभी कम नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों सरकार ने यह भी कहा है संसद में कि यह मामला कहीं ना कहीं आगे उठाया जा सकता है पीरियड को कम करने का, या तो पे कमीशन में या फिर इस पे कुछ डिसीजन लिए जा सकते हैं 8 CPC पे, ऐसा कहा है। अब देखेंगे कि सरकार पीरियड को कम करती है या नहीं करती। तो यह मामला जाएगा सीधा 8th पे कमीशन पे या फिर पे कमीशन के पास। तो जब तक 15 साल का ही पीरियड रहेगा तो अभी हमको शांत बैठे रहना है, अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कोर्ट भी भारत सरकार का साथ दे रहा है, कोई फाइनल फैसला दे ही नहीं रहा। इस वजह से हम भी क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ये जानकारी थी कि जो पुरानी डिमांड है 39th ईयर पुरानी, वो कम्यूटेशन की डिमांड है, कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने की। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इंपॉर्टेंट लेटर है, एक ऑर्डर है पर्सनल डिटेल को अपडेट करने के लिए इस पर्च पे पेंशनर्स की या फिर आपके नॉमिनी की। क्या है दोस्तों इसका सब्जेक्ट? प्रोसीजर फॉर अपडेशन एंड करेक्शन ऑफ पेंशनर्स डिटेल्स एंड एडिशन ऑफ एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर इन पीपीओ। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इस पर्च में आपको कई बार अपनी डिटेल्स अपडेट करनी होती है या फिर मेंशन करनी होती है, चाहे आप पर्सनल डिटेल मेंशन कर रहे हो या फिर आप नॉमिनी की डिटेल मेंशन कर रहे हो। अब उसके रूल्स क्या है, यानी पीपीओ में भी आपकी डिटेल्स मैच होनी चाहिए इस पर्च में डिटेल्स से। जी हाँ दोस्तों, दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। अब दोस्तों इन्होंने क्या बताया ये मैं आपको समझाता हूं। मुख्य लेखा अधिकारी पेंशन एवं शिकायत प्रकोष्ठ की पेंशन भोगी के विवरण को अपडेट करने या फिर सुधारने और पीपीओ में पात्र आश्रित पारिवारिक सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया के संबंध में अनेक प्रश्न प्राप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों काफी पेंशनर्स हैं जो इस पर्च में भी डेटा करेक्शन करना चाहते हैं अपना और नॉमिनी का, साथ ही साथ पीपीओ में भी डिटेल्स करेक्ट करवाना चाहते हैं, नॉमिनी की डिटेल्स ऐड कराना चाहते हैं। तो पीपीओ में और इस पर्च में करेक्शन कराने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए क्या नियम है, उसी के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया। फिर क्या लिखा है, और दोस्तों इसकी शिकायत तमाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास आ रही है, पेंशन मंत्रालय के पास आ रही है कि इस पर्च में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, पेंशनर्स अपना डेटा अपडेट नहीं कर पा रहे, इवन नॉमिनी का भी डेटा अपडेट नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों? फिर क्या बताया, तदनुसार पेंशन भोगियों की सुविधा और त्वरित संदर्भ के लिए पेंशन भोगी के विवरण को अपडेट करने या फिर सुधारने या फिर पात्र आश्रित पारिवारिक सदस्यों को जोड़ने की मौजूदा प्रक्रिया नियम नीचे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि ये काम आप कर सकते हैं, इस पर्च पे अपडेट भी कर सकते हैं और करेक्शन भी कर सकते हैं, अपना पर्सनल नाम, अपनी पर्सनल डिटेल और साथ ही साथ जो आपके नॉमिनी हैं उनकी भी डिटेल्स करेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसी के दोस्तों कुछ स्टेप्स बताए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। व्यक्तिगत विवरण का अद्यतन, यानी अगर आप अपडेट कर रहे हैं अपनी पर्सनल डिटेल, पेंशन भोगी स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ आदि को अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बता दिया कि जो स्पर्श पेंशनर्स हैं वो अपना खुद का मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ इसमें अपडेट कर सकते हैं। जन्म तिथि में सुधार के लिए पेंशन भोगी को जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या फिर कार्यकारी मजिस्ट्रेट से प्राप्त शपथ पत्र जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्पर्श पेंशनर्स हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसको ठीक कराने के लिए या फिर करेक्शन कराने के लिए आपको कोई प्रूफ देना होगा
और प्रूफ में या तो आधार कार्ड या फिर आपकी मैट्रिक का कोई डॉक्यूमेंट, 10th की 12th की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ सही मेंशन हो, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा इस वर्ष पे, तब आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होगी। अगर दोस्तों आपके पास एफिडेविट है डेट ऑफ बर्थ का तो वो भी आप लगा सकते हैं, साथ ही साथ वो एफिडेविट जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस से साइन हुआ हो। तो दोस्तों आधार कार्ड हो गया, या फिर मैट्रिकुलेशन का कोई प्रमाण पत्र हो गया, या फिर दोस्तों कोई जन्म तिथि का प्रमाण पत्र हो गया, मतलब ऐसा कोई प्रमाण पत्र जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी सही लिखी हो, तो वही आपको डॉक्यूमेंट लगाना है जिससे स्पर्श पे आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो जाए। तो दोस्तों ये तो इन्होंने बताया कि व्यक्तिगत विवरण के लिए, यानी आप पर्सनल डिटेल अगर आप खुद अपनी चेंज करना चाहते हैं उसके बारे में बताया। फिर दूसरा का लिखा है पात्र आश्रित पारिवारिक सदस्य को जोड़ना। जी दोस्तों, अगर आप एडिशन ऑफ एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, अगर आप डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को जोड़ना चाह रहे हैं इस पर्च पे या फिर पीपीओ में, तो दोस्तों उसका रूल क्या है। फिर उन्होंने बताया अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, पुत्री, विकलांग बच्चे को आश्रित पारिवारिक सदस्य के रूप में जोड़ने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन सीओ पेंशन सेल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई नॉमिनी आपका जुड़ जाए, उसमें आपकी बेटी भी हो सकती है जो विडो हो गई हो, या फिर कोई दूसरी डॉटर हो सकती है जो डिवोर्सी हो चुकी हो, या फिर बेटी बेटा आप नॉमिनी करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों उसके रूल्स इन्होंने समझाए हैं। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत है, और क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट, क्या प्रोसीजर है, वो नीचे इन्होंने बताया। पारिवारिक विवरण अर्थात पेंशन भोगी के सभी बच्चों की स्थिति जिसमें जन्म तिथि, वैवाहिक और आय की स्थिति दर्शाई गई हो। जी हाँ दोस्तों जो पेंशनर्स हैं वो अपने बच्चों के नाम ऐड कर सकता है, उनकी जन्म तिथि में भी परिवर्तन कर सकता है, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। सबसे पहला है एफिडेविट, फिर उनका आधार कार्ड, फिर उनका पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट ऑफिस से साइन किया गया हुआ प्रमाण पत्र। तो दोस्तों ये सब चीजें चाहिए। राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित पारिवारिक विवरण प्रपत्र। जी हाँ दोस्तों, यानी एक तरीके का दोस्तों पार्ट 2 ऑर्डर भी आपका चल जाएगा, जिसमें सब बच्चों के नाम दे रखे हो, डेट ऑफ बर्थ दे रखा हो, सब कुछ एक डॉक्यूमेंट के रूप में हो। पार्ट 2 ऑर्डर भी आपका चल जाएगा अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब बच्चों को भी ऐड करना चाहते हैं। फिर क्या लिखा है, तलाकशुदा पुत्री के मामले में तलाक का आदेश। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर डिवोर्सी डॉटर है जिसका डिवोर्स हो गया है, तो दोस्तों उसका नाम भी ऐड हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तलाक का आदेश चाहिए, जिस बेस पर डिवोर्स हुआ उसका आदेश चाहिए। विधवा पुत्री के मामले में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर विडो डॉटर का नाम ऐड कर रहे हैं, विडो डॉटर का नेम आप ऐड करवाना चाह रहे हैं नॉमिनी के रूप में, तो उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, लड़की के हस्बैंड का, उसके पति का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो भी यहां पे जरूरत पड़ेगा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, राजस्व विभाग सिविल प्राधिकरण द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों आय प्रमाण पत्र, इसमें दोस्तों इनकम का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, राजस्व विभाग या फिर सिविल का अटेस्ट करा हुआ। फिर दोस्तों तलाकशुदा विधवा पुत्री के मामले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वैवाहिक स्थिति के संबंध में शपथ पत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर तलाकशुदा बेटी है, विधवा पुत्री है, तो दोस्तों फिर वो भी एक सर्टिफिकेट देगी, वो भी मजिस्ट्रेट द्वारा साइन करा हुआ। पेंशन भोगी, दावेदार और अन्य आश्रित परिवार के सदस्यों के पैन कार्ड, आधार कार्ड की प्रतियां, ये मैंने आपको बता दिया। पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, साथ ही साथ एफिडेविट चाहिए, जिस बच्चे का या फिर बच्ची का आप नाम ऐड करा रहे हैं नॉमिनी के रूप में। फिर क्या लिखा है, पेंशन भोगियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट सुपाट्य हों तथा अगतन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक प्रारूप में हो। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो भी आप दस्तावेज देंगे, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कोई भी उसमें कटिंग, वटिंग, एडिटिंग कुछ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे डॉक्यूमेंट अपलोड आप करेंगे, तभी आपकी डिटेल्स करेक्ट हो पाएंगी या फिर आप नॉमिनी को ऐड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी दी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। अभी का ये दोस्तों ये लेटर है 19 अगस्त 2025 का, अभी का ये लेटेस्ट लेटर है। आप ये लेटर मेरे से ले सकते हैं
और इसके आधार पे अगर आप काम करेंगे तो सारी चीजें आपकी अपडेट हो जाएंगी, और साथ ही साथ जो नॉमिनी है वो भी आपके अपडेट हो जाएंगे, उनके नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ स्पर्श पे या फिर पीपीओ में। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नई अपडेट आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। तो तमाम जानकारियां पाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी हमेशा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।